नमस्कार, मैं कोकिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे और जिस अचीव को आपने लक्ष्य को हासिल करने का टारगेट बनाया है उसको आप अचीव करें। तो चलिए आज हम करेंगे प्रगतिवाद। इससे पहले मैं आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद के ऊपर प्रश्नोत्तरी करवा चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं प्रगतिवाद। तो आपका जो ईएमआरएस का एग्जाम जो 22 तारीख को होने जा रहा है, 22 मार्च को, उसके एडमिट कार्ड भी आपके आउट हो चुके हैं। तो अपना एडमिट कार्ड निकलवा लें और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से आप लोग पकड़ ही रहे होंगे, बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हम करते हैं प्रगतिवाद। मैं 20-20, 25-25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और अभी सिर्फ आपको रिवीजन पर ही फोकस करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। इससे पहले हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करते हैं प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद जो चला था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लखनऊ में, मद्रास में, दिल्ली में, हैदराबाद में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी बेटा? ये हुई थी लखनऊ के अंतर्गत। कहाँ हुई थी? ये लखनऊ में इसकी क्या हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। जो प्रगतिशील लेखक संघ आया था, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन थे? मुंशी प्रेमचंद इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज का हित है। ये कोटेशन किसने दी है? तो ये भी कहा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। कहां पर होती है? मद्रास में होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं बल्कि क्या है? उसका लक्ष्य समाज का हित है, समाज की भलाई है। ये भी किसने कहा था? मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। मुंशी प्रेमचंद सम्राट उपन्यासकार के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। सम्राट उपन्यासकार की उपाधि इनको किसने दी थी? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया कि असंगत है। क्या पूछा गया? कि असंगत है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1907 में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों के कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पूछा गया है कि आपसे कि इनमें से असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1907 में हुआ था, बिल्कुल सही है। केदारनाथ अग्रवाल अपने काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे, ये भी सही है। और बालेंदु उपनाम से जो रचनाएं करते थे वो किस भाषा में लिखते थे, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये किस भाषा में करते थे? ब्रज भाषा में करते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों के जो कविताएं हैं उनका अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। ये भी क्या है? सही है। युग की गंगा, नींद के बादल और आलोक उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब आपको ये देखना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। तो कौन सा असंगत है बेटा? इसमें 1907 में नहीं, इनका कब हुआ था? 1911 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ये सही, ये क्या है? आपका गलत है। 1907 में नहीं, 1911 में हुआ था। 1911 में नागार्जुन का जन्म होता, 1911 में ही अज्ञेय का जन्म हुआ था। 1907 में किसका हुआ था? महादेवी वर्मा का हुआ था 1907 में। और 1907 में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अब आपको केदारनाथ अग्रवाल के बारे में क्या ध्यान रखना है कि केदारनाथ अग्रवाल जो हो प्रगतिवादी कवि हैं। दूसरा क्या है इनका? केदारनाथ अग्रवाल के बारे में क्या बताया है कि ये बालेंदु उपनाम से क्या करते थे? रचनाएं करते थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब होता है? 1911 में होता है। एक इनकी रचना आती है अपूर्वा। अपूर्वा के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जो ये रचना आई है यहाँ पर, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आगे आपके सामने क्वेश्चन आएगा। अपूर्वा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है।
और उसी के ऊपर इनको क्या दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन जी ने किस स्थिति का वर्णन किया है। नागार्जुन की कविता है अकाल और उसके बाद, ये 8 पंक्तियों की कविता है, छोटी सी कविता है ये, 8 पंक्ति की क्या है ये कविता है। और इसमें घर गृहस्थी यानी कि अकाल और उसके बाद, अकाल यानी कि जो बाढ़ सूखा पड़ जाता है उसके बाद की स्थिति, लोगों के सामने किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिर यानी कि जब अकाल के बाद जब फिर से लोगों के घर में अनाज आता है, उससे फिर लोगों के जो चेहरे हैं, उनके घर में जो पशु पक्षी हैं, उनके चेहरे पर भी कैसी रौनक आती है, ये सब इस कविता में नागार्जुन जी ने दिखाया है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 में नागार्जुन का जन्म होता है। और नागार्जुन घुमकड़ी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं और इनको दूसरा कबीरदास, आधुनिक युग का कबीरदास नागार्जुन को कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया कि अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन जी ने किस स्थिति का वर्णन किया है, तो हिंट मैंने दे दिया है, इनडायरेक्ट वे में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर किसका वर्णन है? यहाँ पर भूख का वर्णन है, बाढ़ का नहीं है, सूखे का नहीं है, भूख का क्या किया गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया। क्योंकि बाढ़, अकाल यानी जो बाढ़ आती है उसके कारण कैसी जो तबाही मच जाती है, दाना पानी लोगों को खाने के लिए नहीं रहता, उसी का वर्णन इस कविता में करते हैं। तो किसका वर्णन करते हैं? ये भूख का वर्णन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि युगवाणी में प्रगतिवाद का सैद्धांतिक रूप तो ग्राम्य में उसका प्रयास, उसका प्रयोग रूप दिखाई देता है। ये किसका कथन है? ये पूछा गया है। युगवाणी में प्रगतिवाद का सैद्धांतिक रूप है तो ग्राम्य में उसका प्रायोगिक रूप क्या होता है? दिखाई देता है। पूछा गया है ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर क्या दिया गया है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले तो ये कविताएं ही आपको याद रखनी है, युगवाणी और ग्राम्य। ये दोनों रचनाएं किसकी है? पंत जी की है। किसकी रचनाएं हैं? पंत की। और कल जब मैंने छायावाद करवाया था उसमें बताया था कि पंत की रचना को 4 भागों में बांटा गया है। और युगवाणी जो ये ग्राम्य है, ये दोनों कैसी रचनाएं हैं? प्रगतिवादी रचनाएं हैं। और ये कोटेशन किसने दी है? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है। युगवाणी और ग्राम्य के ऊपर किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगर रचनाएं पूछी जाए तो किसकी है? पंत जी की है। छायावाद की बरहत्तरी में क्या करते हैं? पंत स्थान रखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की, नागार्जुन की। अब आप लोग कहोगे कि ये पंक्ति तो मैथिली शरण गुप्त की भी है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। किसकी पंक्ति है? अगर पंक्ति पूछी जाए तो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। कौन सी रचना से है? साकेत से है। अगर आपसे ये कविता पूछ ली गई तो इसके अनुसार आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो कविता है किसने लिख रखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, जिसे हिंदी साहित्य में भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन का अभी बताया है मैंने, 1911 में नागार्जुन का जन्म होता है। रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त के सामने डिप्टी राष्ट्र कवि स्वीकार किया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सखी वे मुझसे कहकर जाते किसकी कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी की। पंक्ति पूछ ली जाए तो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। जैसे आपके हिंदी साहित्य में एक रचना आती है, कविता आती है गिरजा कुमार माथुर की। कौन सी आती है? गिरजा कुमार माथुर की एक कविता है, ताप के ताए हुए दिन। सॉरी भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसी रचना से संबंधित एक उपन्यास है गिरीश रस्तोगी का। तो ऐसे हमारे हिंदी साहित्य में क्या है? मिलती जुलती रचनाएं, एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगर पंक्ति पूछ ली जाए तो मैथिली शरण गुप्त की है। किस रचना से है? ये साकेत से उद्गित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि चंद्र गहना से लौटती बेर किसकी प्रसिद्ध कविता है? केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ मिश्र की, केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की। तो आपके सामने केदारनाथ करके 3 व्यक्ति आए हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। चंद्र गहना से लौटती बेर किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो ये प्रसिद्ध कविता किसकी है? प्रगतिवादी कवि है केदारनाथ अग्रवाल। 1911 में जन्म हुआ था। बालेंदु उपनाम से ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। तो ये प्रसिद्ध कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। चंद्र गहना से लौटती बेर
इसमें क्या बताते हैं कि ये जो केदारनाथ अग्रवाल हैं, जब चंद्र जो ये गाँव है चंद्र गहना यहाँ से लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में खेतों पर में बैठकर, खेत की जो मुंडेर है उसके ऊपर बैठकर प्रकृति का जो आनंद लेते हैं, उसके संदर्भ में इन्होंने ये कविता लिख रखी है। और क्या कहते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर। इस तरह से कुछ इस कविता में आपको देखने को मिलेगा, और ये कविता आपकी एनसीईआरटी में भी लगी हुई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केदारनाथ सिंह कहां से बिलोंग करते हैं? प्रयोगवाद। जो तार सप्तक आता है आपका, तीसरे तार सप्तक में केदारनाथ सिंह आते हैं। केदारनाथ मिस्र की अगर हम बात करते हैं, तो ये छायावाद के अन्य जो कवि हैं उनमें स्थान रखते हैं। नागा अर्जुन जी और केदारनाथ अग्रवाल दोनों क्या है? प्रगतिवादी कवि है, और दोनों का जन्म 1911 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविता प्रलय सर्जन की भूमिका किसने लिखी है? आपके सामने क्वेश्चन घुमा दिया गया है। रचना तो किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की। कौन सी? प्रलय सर्जन। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसकी जो भूमिका है वो किसने लिखी थी? राहुल सांकृत्यायन ने, वासुदेव सिंह त्रिलोचन ने, रांगे राघव ने, या फिर इन्होंने स्वयं ने? तो आपको इसका आंसर बताना है कि प्रलय सर्जन की जो भूमिका है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रलय सर्जन की भूमिका किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना। ये किसने लिखा है? ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये भूमिका लिखी गई है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, नागार्जुन तीनों किस में आते हैं? घुमकड़ी प्रवृत्ति में आते हैं। तो प्रलय सर्जन की भूमिका राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई थी। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था? 1915 में शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था। इनकी एक कविता है एनसीईआरटी में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की है। और शिव मंगल सिंह सुमन का हिंदी साहित्य का दूसरा शोक गीत माना जाता है मिट्टी की बारात। कौन सा माना जाता है बेटा? मिट्टी की बारात। कब आता है? 1972 में ये रचना आई थी, लेकिन 1974 में क्या मिलता है? इस रचना के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हिंदी का पहला शोक गीत पूछा जाए तो कौन सा है? निराला की रचना है। कौन सी? सरोज समर्ति 1935 में लिखी थी। अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के ऊपर उन्होंने शोक गीत, शोक गीत है उसके ऊपर उन्होंने ये रचना लिखी है। दूसरा पूछा जाए तो मिट्टी की बारात, जिसमें नेहरू से संबंधित ये रचना है, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। और कब लिखी थी? 1972 में। 1974 में इनको इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन हिंदी साहित्य में सोनेट के जनक माने जाते हैं। रंग है राघव ने जो ये पांचाली करके, अजय खंडर पांचाली, ये सब क्या लिखे हैं? आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? अभी हमने डिस्कस किया है कि हिंदी में सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? राहुल सांकृत्यायन, रांग है राघव, धर्मवीर भारती, त्रिलोचन शास्त्री। तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन ये क्या है? हिंदी में सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। सोनेट क्या है? एक 14 पंक्तियों की कविता होती है, और जो ये जापान में क्या बताया जाता है, इस जो ये कविता है, इस तरह की कविताएं लिखी गई थी, और हमारे हिंदी में भी फिर त्रिलोचन शास्त्री ने लिखी थी। अगर त्रिलोचन शास्त्री की पहली रचना सोनेट में पूछी जाती है तो वो कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें भी आप लोगों को डिस्कस कर दूंगी। आगे चलते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 में सम्मानित किया गया था? तो ये ध्यान रखना है कि केदारनाथ अग्रवाल को रचना आपको बताना है, 1986 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अपूर्वा के लिए, लोक और आलोक के लिए, पुष्प दीप के लिए, आत्म गंध के लिए। तो केदारनाथ अग्रवाल जन्म कब हुआ था? 1911 में। प्रगतिवादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख पतवार, हे मेरी तू, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, ये सब रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि भी कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केन का कवि किसको कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1986 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला, लेकिन किस रचना के ऊपर दिया गया था? तो ये दिया गया था बेटा अपूर्वा के लिए। किसके लिए दिया गया था? अपूर्वा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
अपूर्वा कब आता है? 1984 में अपूर्वा आता है, लेकिन 1986 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लोक और आलोक कब आया था? 1957 में आता है। पुष्प द्वीप कब आती है? इनकी 1959 में आती है। और आत्मगंध अनहारी हरियाली ये रचनाएं कब आती है? 1988 में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि एक छाया, एक इसके आपके द्विवेदी युग के और एक भारतेंदु युग के, ये तीन युग ऐसे हैं जहां से आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक आपके आते हैं तार सप्तक से, जो चार तार सप्तक है, जिसमें तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक है, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक है। इनके कवियों को आपको अच्छे से याद करना है। तो पूछा गया कि कौन सा कवि प्रगतिवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मैथिली शरण गुप्त। अगर आप लोगों को नहीं भी पता है ना, तो भी आप इसका आंसर इजिली निकाल ले जाओगे। कैसे? आप सब जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से बिलोंग करते हैं। कहां से हैं ये? द्विवेदी युग से। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए हैं वो मैथिली शरण गुप्त के क्या थे? गुरु थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ये तीनों कब आते हैं? ये तीनों आते हैं प्रगतिवादी युग में। नागार्जुन का जन्म 1911 में, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में और वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जन्म 1917 में मुक्तिबोध के साथ ये आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अजय खंडर किसकी रचना है? एक रचना दी गई और पूछा गया है ये रचना किसकी है? रांगे राघव की है, गजानन माघव मुक्तिबोध की है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन की है, शिव मंगल सिंह सुमन की है। तो अजय खंडर किसने लिखा है? अजय खंडर रांगे राघव के द्वारा ये रचना लिखी गई है। किसने लिखी है बेटा? अजय खंडर रांगे राघव ने लिखी है। रांगे राघव ने जो ये रचना है 3 खंडों में लिखी थी। कितने खंडों में लिखी थी? 3 खंडों में। कौन कौन से हैं? झंकार है, एक ललकार है और एक हुंकार है। झंकार, ललकार और हुंकार, ये 3 खंडों में इस रचना को लिखते हैं। किसको? अजय खंडहर को। गजानन माघव मुक्तिबोध 1917 में जन्म, तार सप्तक से बिलोंग करते हैं। और क्या एक भारत गजानन माघव मुक्तिबोध को फंटासी के लिए जाना जाता है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन हिंदी में सोनेट के जनक माने जाते हैं। और शिव मंगल सिंह सुमन का मिट्टी की बारात, जिसको 1972 में लिखा था, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रलय सर्जन की भूमिका राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। यहाँ पर प्रतिवादी नहीं भाई, प्रगतिवाद आएगा। प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, ये पूछा गया है। व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एक ईश्वरवाद। नीचे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया कि कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। तो 1 2 3, 2 3, 3 4 और क्या दिया गया है? 1 4। तो बताना है आपको कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। इसमें जो यथार्थ चेतना है, व्यष्टि चेतना और यथार्थ चेतना, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति, और समष्टि का अर्थ होता है ये संसार या समाज। तो समाज को इसमें जो प्रगतिवादी है ये व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं, बिल्कुल सही है। और जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसी पर फोकस करते हैं, ये दोनों सही है। लेकिन इतिहास बोध और एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद का अर्थ क्या है? सिर्फ एक की भगवान की तरफ झुकाव। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों गलत है। एक ईश्वरवाद से कौन बिलोंग करते थे? जो सिद्ध थे। सिद्ध क्या थे? एक ईश्वरवादी थे। तो इतिहास बोध और एक ईश्वरवाद ये दोनों क्या है? गलत है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, किसकी कविता है? आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये कविता है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, किसकी कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, धर्मवीर भारती की, नरेश शर्मा की, केदारनाथ अग्रवाल की। तो आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये कविता किसकी है? ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। बार बार केदारनाथ अग्रवाल का नाम आता है, ध्यान रखना, प्रगतिवादी कवि है। केदारनाथ सिंह अलग है, केदारनाथ मिश्र अलग है। अगर सिंह पूछा जाए तो 1932 में जन्म, तीसरे सप्तक से है। अगर मिश्र पूछा जाए तो छायावाद से है। अगर अग्रवाल पूछा जाए तो प्रगतिवादी कवि है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, दोनों इंपोर्टेंट है। धर्मवीर भारती ने लिखा था अंधा युग। क्या लिखा था? अंधा युग। कब लिखा था? 1954 में। गीति नाट्य है। और जो महाभारत कालीन जो समस्या है उसको आधुनिक काल से, आधुनिक युग से जोड़ा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक नाटक आता है, एक बकरी। क्या आता है? बकरी।
बकरी नाटक इनका बहुत ही फेमस नाटक है, जिसमें गांधीवादी जो बकरी है, बकरी को गांधीवाद की बकरी बनाकर किस तरह से दुनिया जो समाज है, जो समाज के लोग हैं उनको बेवकूफ बनाया जाता है, जिसमें कौन आते हैं, दुर्जन सिंह, करमवीर, ये सब मतलब पात्र इसमें आते हैं। नरेंद्र शर्मा ने क्या लिखा था, संशय की एक रात, किसके द्वारा लिखा गया है, नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो आज नदी बिल्कुल उदास थी, किसकी रचना है, ये किसकी कविता है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। आगे हम चलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के किस कृति का कथानायक कर्ण है, कौन आएगा यहाँ पर, कर्ण, महाभारत के कर्ण हैं, ये पूछा गया है आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने अपने आप को मैथिली गुप्त के सामने डिप्टी राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है, स्वयं ने स्वीकार किया है, उनका एक कथानायक, एक रचना है जिसका कथानायक कौन है, कर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। कुरुक्षेत्र से, रश्मिरथी से, परशुराम की प्रतिज्ञा से, उर्वशी से। तो अब देखो, रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो कर्ण है, कथानायक उसका कर्ण है, वो कौन है, रश्मिरथी। रश्मि का अर्थ क्या होता है, सूर्य की किरणें, और रथी यानी कि रथ। तो भगवान सूर्य का पुत्र कौन था, कर्ण। पांडव जो 5 भाई थे, उनका एक भाई और था कर्ण, महाभारत में आप प्रसिद्ध है, आप सब जानते होंगे। तो ये किसका नायक है बेटा, ये है रश्मि रथी का। अब कुरुक्षेत्र की बात करें तो कब आती है कुरुक्षेत्र, 1946 में क्या आया था, कुरुक्षेत्र आया था। रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा और उर्वशी। उर्वशी कब आता है, 1961 में आता है। और उर्वशी के ऊपर मैंने कल बताया था कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी के ऊपर कब मिला था, ये आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब अगर हम बात करें रश्मिरथी की और परशुराम की प्रतिज्ञा, तो रश्मिरथी क्या है, इनका खंड काव्य है। रश्मिरथी के बारे में एक बात ध्यान रखना है, ये खंड काव्य है। खंड काव्य क्यों है, क्योंकि इसमें अलग अलग 7 खंड दिए गए हैं। कहीं पर तो परशुराम के जो कर्ण की बलिदान है वो दिखाया गया है, कहीं पर जो इनके जो गुरु हैं उनके ऊपर दिखाया, कहीं पर इनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो मान के चलो कि ये क्या है, 7 खंडों में विभाजित है। इस कारण इसको क्या कहा गया है, खंड काव्य कहा गया है। अगर हम बात करें परशुराम की प्रतिज्ञा की, तो ये कब आता है, ये 1953 में आता है। चारों रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाशन वर्ष भी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर एक रचना आपके सामने उठाकर दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ये चारों रचनाएं रख दी है। प्रकाशन वर्ष भी बता दिया, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी है 1953 में, सॉरी रश्मिरथी कब आता है इनका, 1900 कब आया था रश्मिरथी, 1952 में। परशुराम की प्रतिज्ञा 1953 में और उर्वशी 1961 में। रश्मिरथी क्या है, एक खंड काव्य है, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सही क्रम है, सही क्रम है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, धरती। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन। दिगंत, गुलाब और बुलबुल, धरती, ताप के ताए हुए दिन। तो ये रचनाएं किसकी हैं, ये रचनाएं हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन की, जिसको हिंदी में किसका जनक माना जाता है, सोनेट का जनक माना जाता है। तो धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, यही क्या है, आपका सही क्रम है। धरती कब आती है, धरती इनकी आई थी 1900, कब आई थी धरती, 1945 में धरती आई थी। इसके बाद 1956 में गुलाब और बुलबुल आता है। दिगंत कब आता है, 1980 में आता है। और ताप के ताए हुए दिन कब आता है इनका, ताप के ताए हुए दिन 1980 में। और दिगंत कब आता है, दिगंत आता है इनका 1959 में। और ताप के ताए हुए दिन के ऊपर इनको 1981 में क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है कि प्रगतिवाद के संबंध में असत्य कथन है। प्रगतिवाद के संबंध में असत्य पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है। हिंदी के प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। राजनीति में मार्क्सवादी साहित्य ही प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। और प्रगतिवाद जो है वो शोषण को बढ़ावा देता है। अब आपको असत्य बताना है, तो हिंदी में जो प्रगतिवाद है वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, ये सही है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही क्या है, प्रगतिवाद है, सही है। और मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन प्रगतिवाद जो है वो शोषण को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि इसको क्या करता है, घटाता है। जो समाज के जो उपेक्षित लोग हैं उनको क्या करता है, उभारने की कोशिश करता है। कौन करता है, प्रगतिवाद। तो यही क्या है, आपका यहाँ पर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बच्चन सिंह ने पंत की किस कृति को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह से क्वेश्चन पूछा गया, पंत की रचना दी गई है, पंत की रचना की खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है।
पल्लव को, वीणा को, गुंजन को, युगवाणी को। बच्चन सिंह के अकॉर्डिंग पंत की कौन सी रचना है जो खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य मानते हैं? तो पल्लव है, वीणा है, गुंजन है या युगवाणी है? तो कौन सी मानते हैं बेटा बच्चन सिंह? बच्चन सिंह मानते हैं युगवाणी को। ये चारों रचनाएं किसकी हैं? उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ये चारों रचनाएं क्या हैं? ये चारों रचनाएं पंत जी की हैं। ये तीनों रचनाएं तो किस में आती हैं? ये छायावाद के अंतर्गत आती हैं। और युगवाणी और ग्राम्या ये दोनों रचनाएं किस में आती हैं? ये प्रगतिवाद में आती हैं। तो बच्चन सिंह के अनुसार पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी कौन सा है? युगवाणी माना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि असंगत है। नागार्जुन से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि असंगत आप लोगों को बताना है, जो सही नहीं है ये आपको बताना है। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। इस गुब्बारे की छाया में उनकी कविता है। सन 1978 में पत्थरहीन नगन गाछ के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आप लोगों को बताना है इनमें से असंगत कौन सा है। तो नागार्जुन का जन्म, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म और अज्ञेय का सच्चिदानंद हिरानंद अज्ञेय, तीनों का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। सही है। केदार जो नागार्जुन जी है उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। ये सही है। इस गुब्बारे की छाया में उनकी कविता है। ये भी सही है। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, ये तो है केदारनाथ अग्रवाल की। और नागार्जुन की कौन सी है? युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते, सॉरी, युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, ये सब रचनाएं नागार्जुन की हैं। युग की गंगा और युग धारा दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। युग की गंगा तो है केदारनाथ अग्रवाल की, युग धारा किसकी है? नागार्जुन की। सन 1978 में पत्थरहीन नगन गाछ के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये तो ठीक है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लेकिन 1978 में नहीं। कब मिला था बेटा? ये 1968 में मिला था। पत्थरहीन नगन गाछ किस भाषा में लिखा गया है इनका? ये मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है। और इसमें कितनी कविताएं संकलित है? 52 कविताएं इसके अंतर्गत संकलित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, गजानन मागा, मुक्तिबोध। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की क्या है ये पंक्ति है? बार बार बताती हूँ। 1911 में जन्म हुआ था। केन का कवि इनको कहा जाता। बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। किस भाषा में करते थे? ब्रज भाषा में करते थे। नागार्जुन का जन्म 1911 में, गजानन मागा मुक्तिबोध का 1917 में, और केदारनाथ सिंह तीसरे शतक में आते हैं। 1932 में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट का क्वेश्चन है आपके सामने कि आग और राग का कवि किसको कहा जाता है? आग और राग का कवि किसको कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को, वासुदेव सिंह त्रिलोचन को, केदारनाथ अग्रवाल को, नागार्जुन को। तो राग, आग और राग का कवि किसको कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को किसने कहा है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये किसने कहा है बेटा? ये कहा है मुक्तिबोध ने। किसने कहा है? मुक्तिबोध ने ये कहा है। अगर हम बात करें इनको समय सूर्य का कवि कहा गया है, तो वो किसने कहा है? ये कहा है अज्ञेय जी ने। और इनको आवेग का कवि कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था बच्चन सिंह ने। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। समय सूर्य पूछा जाए तो अज्ञेय ने, आवेग का कवि पूछा जाए तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने, आग और राग का कवि पूछा जाए तो मुक्तिबोध ने कहा था। और इन्होंने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त के सामने, मैं बार बार बता चुकी हूँ, महज डिप्टी राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है। तो ये थे बेटा आपके प्रगतिवादी युग के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। एडमिट कार्ड आपके आउट हो चुके हैं, अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना। आपको पता चल जाए कि मेरा एग्जाम उस सेंटर पर, उस जगह पर मेरा एग्जाम आया है। तो जय माता दी आप सभी को एक बार फिर से। थैंक यू।